हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स शुरू किया था और हाइगन प्रिंसिपल, इसके साथ वेव फ्रंट क्या होता है और हाइगन थ्योरी के बेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किए थे। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि एन जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे मान लिया ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, लाइट रे यहां से यहां जा रही है दूसरे मीडियम में, तो अगर मैं ये कहूं कि n2/n1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, इसको मैं सिंपली 1n2 भी लिख सकता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इट इज इक्वल टू v1/v2। इसको हम अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखूं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो v1 लिख सकते हैं न्यू1 λ1 बाय न्यू2 λ2। सिंस मैंने अभी आपको बताया कि न्यू1 इक्वल टू न्यू2 दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां से लिखा जा सकता है n2/n1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, λ1/λ2 या n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम में लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। इससे पहले रे ऑप्टिक्स में भी हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि जहां वेवलेंथ ज्यादा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, या फिर कह लो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वहां वेवलेंथ कम। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज बिहेवियर ऑफ प्रिज्म एंड लेंस एंड स्फेरिकल मिरर टुवर्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि प्लेन वेव फ्रंट अगर इन तीनों चीजों पे आता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे अपने आप को चेंज करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द टॉपिक, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस and spherical mirror towards what? A plane wavefront। ध्यान से समझिएगा, प्रिज्म के आगे अगर प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है तो कैसे बिहेव करेगा। सपोज ये प्रिज्म का जो आपका ट्रायंगुलर सेक्शन है हमने वो शो किया है, यहां से लाइट रेज आ रही है, ऐसे गिर रही है मान लीजिए, इस पे पैरेलल लाइट रेज मैंने दिखाई है। तो क्या होता है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये वेवफ्रंट है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो लाइट पड़ेगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, सॉरी ये डिस्टेंस कम कवर हो रहा है क्योंकि मीडियम में, और ये डिस्टेंस जो होगा अगर मैं इसको आगे देखूं, क्योंकि लाइट बैंड होगी, ये एक तरह से इंसिडेंट रेज हैं और ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं जो फाइनली एमर्जेंट होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये फाइनली वेवफ्रंट इस तरह से जा रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे टर्न होके जा रहा है। तो वैसे आपको रेज जो हैं वो बैंड, यहां पे आप वेवफ्रंट को भी बैंड होता हुआ देख सकते हैं। इस तरह से वेवफ्रंट आया था और फाइनली वो ऐसे निकल रहा है, तो पूरा वेवफ्रंट भी बैंड हो रहा है। इस तरह से प्रिज्म जो है वो बिहेव करता है जब प्लेन वेवफ्रंट इसके सामने आता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जब लाइट यहां से यहां पहुंच रही है उतने टाइम में ये लाइट यहां से यहां पहुंच रही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एयर में कवर किया गया है और ये डिस्टेंस मीडियम में कवर किया गया है। टाइम दोनों का सेम होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर ये वाला डिस्टेंस अगर मैं ए बी और सी ले लेता हूं तो ए बी प्लस बी सी बाय स्पीड हम ले लेते हैं वी ए, एयर में स्पीड, और डिवाइडेड बाय मान लिया ये आपका ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, तो इट इज इक्वल टू ई एफ बाय
यहां स्पीड मीडियम में हो गई, तो टाइम इक्वल है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है उसके आगे प्लेन वेव फ्रंट का बिहेवियर किस तरह से होता है, कैसे उसकी डायरेक्शन मॉडिफाई हो जाती है। अब इसी तरह से हम आगे आते हैं लेंस के केस में। ये तो प्रिज्म की बात थी, लेंस में क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, लाइट रेज मान लिया पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल लाइट रेज, वैसे हम देखें तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि लाइट रेज जो है ऐसे बेंड हो जाती है, ये तो रे थ्योरी है, लेकिन यहां मैं वेव फ्रंट के हिसाब से इसको समझना चाह रहा हूं। तो ये वेव फ्रंट जो था पहले प्लेन था इस तरह से। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये जो डिस्टेंस है ये लेंस में कवर किया गया है, यहां लेंस में डिस्टेंस कम कवर किया गया, तो ये एक तरह से लाइट जो है थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, यहां वाली कम करेगी, यहां वाली भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं नया वेव फ्रंट बनाऊं तो वो वेव फ्रंट कैसा हो गया, स्फेरिकल, और कैसा होता जा रहा है वो फर्दर कन्वर्ज होता जा रहा है, फाइनली जाके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से जो रेज हैं या वेव्स हैं वो कन्वर्ज होती हैं इन द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के हिसाब से क्या हुआ, जो प्लेन वेव फ्रंट आया था लेंस में से पास होने के बाद वो कैसा होता चला जा रहा है, स्फेरिकल, और एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्जिंग शो कर रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वेव्स इकट्ठी होंगी, और लेंस में कन्वेक्स में यही होता है ना। इसी तरह से अगर मैं मिरर की बात करता हूं, मान लिया कनकेव मिरर का एग्जांपल लेके चलते हैं, कनकेव मिरर, ये सपोज आपका कनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल लाइंस लेते हैं जो रेज को शो कर रही है। तो एक तरह से वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर है ना इसके, वो इस तरह से जा रहा है। अब टकराने के बाद यहां से जो लाइट रे आएंगी वो इधर जा रही है, यहां वाली इधर आएंगी, और यहां वाली इधर आएंगी। एट द सेम टाइम जो डिस्टेंस कवर होगा इन लाइट रेज के थ्रू, वो इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, इनको मिलाएं तो क्या होगा, वेव फ्रंट जो होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है हाइगन थ्योरी में कि जो वेव फ्रंट है उनको टच करता हुआ जो एनवलप है, सेकेंडरी वेवलेट को टच करता हुआ एनवलप, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे नए वेव फ्रंट की पोजीशन को बताएगा। अब मैं यहां मिला दूं, या यहां मिला दूं, या यहां मिला दूं, बेसिकली क्या हो रहा है, जो वेव फ्रंट ऐसे गया था टकराने के बाद उसकी शेप कैसी हो गई है, स्फेरिकल हो गई है, कन्वर्जिंग हो गई है एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, यहां आगे मान लिया वो कन्वर्ज हो जाता है। तो इस तरह से वेव फ्रंट का बिहेवियर होता है टुवर्ड्स प्रिज्म लेंस एंड, आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम फिनोमिना पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, उसके लिए ये की पॉइंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं एक बहुत माइनर लेवल पे इसको समझा रहा हूं। ये हमारे पास एक वेव है, ये दूसरी वेव है, इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। बेसिकली क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया y1 है इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे दूसरे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है, तो फाइनली जो बना y दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ऐसे ही अगर मान लिया एक वेव इस तरह से है, दूसरी वेव इस तरह से है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये बन जाएगा, ये रिजल्टेंट बना। यहां ये आपका y1 था, ये y2 था, और फाइनली ये बन गया y, तो यहां y आ गया y1 माइनस y2। क्या हो रहा है, ये दोनों वेव जो थी वो सेम फेज में थी, सेम फेज में होने का मतलब एक साथ स्टार्ट हो रही है, एक साथ अपनी पीक वैल्यू तक जा रही है, फिर जीरो, फिर नेगेटिव पीक। तो जब ऐसा होगा तो जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का सम हो जाएगा।
इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक वेव ऊपर है एक नीचे है, तो दोनों वेव जो है वो अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज में क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर दो वेव्स मिल रही हैं तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है। एक बात और, ये मैंने यहां पे दो वेव्स की बात की है, ऐसा नहीं है कि केवल दो वेव्स के लिए ही लागू होता है। अगर एक जगह पे कई सारी वेव्स हैं तो जितनी भी वेव्स हैं उन सबके लिए ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि व्हेन टू वेव्स in a medium meet at some point, then the resultant displacement at that point will be equal to the vector sum of their individual displacement at that point. क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रिंसिपल का यूज हम करते हैं इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस क्या चीज है वो देखिए जरा। मान लिया दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वो किसी मीडियम में कहीं पे तो सेम फेज में मिलती है, कुछ पॉइंट्स पे अपोजिट फेज में मिलती है। जहां वो सेम फेज में मिलती है वहां नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ब्राइटनेस आ जाती है। हम कहते हैं कि वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। जहां पे वो अपोजिट फेज में मिलती है वहां नेट इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम हो जाती है, और हम ये कहते हैं कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। इसका मतलब इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, दो वेव्स का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो सेम फेज में मिलना या अपोजिट फेज में मिलना, उसकी वजह से जो लाइट इंटेंसिटी में चेंजेस आते हैं वो इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस इज नथिंग बट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम करेंगे थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको सिंपली YDSE से भी शो करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग ने क्या किया था, एक सबसे पहले तो ये ओपनिंग रखी किसी कार्डबोर्ड के बीच में, और यहां पीछे लेजर लाइट रख दी, यहां से लाइट आएगी। अब जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में आती है, मैंने आपको बताया था। तो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं क्योंकि वो जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में आ रही है। तो सपोज ये जो सॉलिड लाइंस हैं ये क्रस्ट को शो कर रही हैं, और डॉटेड लाइन जो है वो ट्रफ को शो कर रही है। तो क्रस्ट, उसके बाद ट्रफ। अब इससे बराबर दूरी पे ऐसी ही दो स्लिट और बनाई गई, इसी के नाम पे एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब खास बात क्या होगी बेटा, अगर यहां से यहां तक कोई क्रस्ट पहुंच रहा है तो यहां तक भी क्रस्ट पहुंचेगा, अगर यहां ट्रफ पहुंचेगा तो यहां भी ट्रफ पहुंचेगा। तो जैसे इस वाले में क्या हो रहा है, ये ट्रफ पहुंच रहा है, इससे अगला क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे करने का फायदा ये हुआ कि दोनों जो सेकेंडरी सोर्स है, ये आपका प्राइमरी सोर्स हो गया एक तरह से, या डॉटर सोर्स। एक मिनट रुको जरा, मैं आपको बता देता हूं। ये आपका मेन सोर्स है जहां से लाइट आ रही है, ये हम रखेंगे मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक यानी कि सिंगल कलर वाला। रेड लाइट हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है। अच्छा, इसको बोलेंगे पेरेंट सोर्स। ये होंगे डॉटर सोर्स ए, और इसका नाम रख देते हैं बी। फर्दर यहां से क्या होगा, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, ऐसे चलेंगे। ऐसे यहां पे क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। इस तरह से जो भी क्रस्ट या ट्रफ यहां पहुंचेगा वही यहां पहुंचेगा, दोनों से एक साथ अगले जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो स्टार्ट होंगी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन सेकंड प्रिंसिपल। हमने पढ़ा था ना कि जो
सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल था कि किसी भी वेवफ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो नए सोर्सेज की तरह एक्ट करते हैं। तो यहां से नए सोर्स बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे दोनों एक जैसे। अगर ये क्रस्ट है तो ये भी क्रस्ट, यहां ट्रफ आएगा तो यहां भी ट्रफ आएगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां जो वेव्स हैं वो सेम फेज में मिल रही है। जैसे यहां देखो, ये क्रस्ट क्रस्ट में मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ मिल रहा है, ऐसे होते होते आगे तक ये सेम फेज में मिलेंगी। तो यहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी। फ्रिंज मतलब एक स्ट्रिप, क्योंकि लाइट का ब्राइट और डार्क बैंड्स या फ्रिंजेस या स्ट्रिप्स की फॉर्म में बट जाना ही इंटरफेरेंस है, ये हमने अभी बताया था। तो ये बन गई ब्राइट। ऐसे ही जहां देखो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ऐसे ही ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो इनको मिलाएंगे तो यहां बन जाएगी डार्क। ऐसे ही ऊपर बनेगी ब्राइट, इसके नीचे बनेगी डार्क, ब्राइट, डार्क। यानी कि जो लाइट यूनिफॉर्म होती वो इन स्लिट्स की वजह से, इनको स्लिट्स बोलते हैं, स्लिट मतलब जो ओपनिंग होती है, उसकी वजह से ब्राइट डार्क बैंड्स की फॉर्म में स्क्रीन पे आ जाती है। इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो दोनों स्लिट हैं इनके बीच की दूरी को हम यानी कि ए बी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से जो स्क्रीन है उसके बीच की दूरी कैपिटल डी से शो की जाती है। जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और जो फ्रिंज है उनकी जो विड्थ है बेटा वो एक जैसी होती है सबकी, उसको हम बीटा से शो करते हैं। तो इन सब के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको यह एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था और वो क्यों किया गया था। इसमें जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही है बेटा, वो किस बेस पे बनती हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन तो होगी ना कि यहां पे ब्राइट बनना चाहिए, यहां पे डार्क बनना चाहिए। तो ब्राइट और डार्क, या इसको हम मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ब्राइट और डार्क कह दूं या मैक्सिमा मिनिमा कह दूं, या कह दूं यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक ही बात है। ठीक है, ब्राइट डार्क कह लो, मैक्सिमा मिनिमा कह लो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कह लो, या और भी कोई नाम इस तरह के हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि जो आपकी लाइट थी, जो अगर ये ना होता तो यूनिफॉर्म लाइट आती सारे में, लेकिन ये सारा सेटअप बनाने से क्या हुआ, वो जो लाइट है वो ब्राइट और डार्क स्ट्रिप्स की फॉर्म में बट जाती है। तो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन द डार्क बैंड्स और स्ट्रिप्स इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस और कुछ नहीं होता, यही होता है। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मतलब हुआ इसका, इसको भी देखते हैं। इस कंडीशन को करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, जिन दो लाइट सोर्स की लाइट का सुपरपोजिशन होने से ब्राइट और डार्क बैंड बनेंगे, यानी कि जिनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, वो दो सोर्स जो हैं वो कोहेरेंट होने जरूरी है। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ, कोहेरेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों जो सोर्स हैं उनसे चलने वाली लाइट या तो सेम फेज में चलेगी, या अगर उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो पूरे रास्ते में वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। उन्हें कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दो बल्ब है एक कमरे में, दोनों 100 वाट के, ठीक है, सेम वोल्टेज में उनको चलाया जा रहा है, क्या वो दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। नो टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर कोहेरेंट। कभी भी नहीं होगा ऐसा, कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हुआ, एक बल्ब अलग है दूसरा अलग है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है।
लेकिन जो मैंने यंग्स डबल स्लिट की बात की, एक सोर्स था, उससे ही दोनों बाकी सोर्स बने थे। तो एक तरह से ये दोनों इससे फेज में रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बताया अगर क्रस्ट यहां से आएगा तो वही क्रस्ट यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। तो इन दोनों में क्या हुआ, फेज या तो सेम है, या अगर कोई फेज डिफरेंस है भी तो वो सारे में सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो ऐसे सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होते हैं, वो एक से दूसरा बने या दोनों किसी एक पेरेंट से बने, ये जरूरी है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो कोहेरेंट नहीं हो सकते और उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन सकता। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब मैं बता रहा हूं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मान लिया जो मेरे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही है, उनकी इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। पहला मान लिया y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। y1 क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, a उसका एम्पलीट्यूड है। दूसरी मान लिया उसका हो जाएगा y2, सेकंड वाली उसका मान लिया एम्पलीट्यूड b है, साइन, इसमें फेज डिफरेंस है मान लिया फाई का, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि दोनों वेव जो है वो सेम फेज में होंगी। हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, फाई का है। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। यहां वेक्टर सम एक तरह से जो ये आर्गुमेंट है इन्हीं से रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इट विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी, अंदर बचेगा बी ए प्लस बी कोस फाइव। यहां से मैं पहले लिख देता हूं कोस ओमेगा टी को, अलग रह गया बी साइन फाइव। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें आगे और सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखिएगा। हम क्या करते हैं, इस हिस्से को ले लेते हैं आर कॉस थीटा और इस हिस्से को ले लेते हैं आर साइन थीटा। तो इक्वेशन हमारी बन जाती है y इज इक्वल टू आर तो पहले ले लो, साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस उसमें भी आर पहले ले लो, कोस ओमेगा टी साइन फाइव, या फिर आर कॉमन, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, इट विल बी साइन ओमेगा, वेट हमने इसको आर कॉस थीटा रखा है, सॉरी ये फाई नहीं है, ये थीटा है, ठीक है। तो इट विल बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है जिसका डिस्प्लेसमेंट y है और एम्पलीट्यूड जो है वो r है। और आपको याद होगा मैंने बताया था वेव ऑप्टिक्स के अंदर एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी I दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्केयर, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी यानी कि एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, वहां क्या होगा, डार्क फ्रिंज बनेगी, मिनिमा बनेगा। तो हम उसी के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं। नाउ अगर मैं आर निकालना चाहूं, आर क्या है यहां पे देखिए, आर कॉस थीटा क्या है, आर कॉस थीटा इज ए प्लस बी कॉस फाइव, आर साइन थीटा इज बी साइन फाइव। स्केयरिंग एंड एडिंग क्या आ जाएगा, आर स्केयर साइन स्केयर कॉस स्केयर 1 हो जाएगा, इट विल बी ए प्लस बी कॉस फाइव होल स्केयर प्लस
बी साइन फाई स्केयर। तो यहां से आर निकल के आ जाता है बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाई। ये आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी और डार्क फ्रिंज बनेगी। फॉर आर टू बी मैक्सिमम, आर के मैक्सिमम होने के लिए कोस फाई कितना होना जरूरी है? 1। कोस फाई शुड बी इक्वल टू 1, विच इज पॉसिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल है? जब फाई की वैल्यू या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, यानी कि 2n पाई हो। यानी कि फाई कितना होना चाहिए उस केस में? 2n पाई। फेज डिफरेंस 2n पाई, या फिर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन मैंने +1 में कराया था, वो कितना होना चाहिए? इट विल बी n लैम्डा। कैसे? हमें पता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन आ जाएगी कि या तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो या फिर फेज डिफरेंस 2n पाई हो, और उस केस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाती है, देखिए जब आप इसे 1 करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, इट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो r मैक्सिमम हो गया ये, तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू के आर मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम की कंडीशन हो गई। मिनिमम के लिए मैं इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूं। फॉर आर टू बी मिनिमम, कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। कब होगी? जब थीटा या तो पाई होगा या 3 पाई होगा या 5 पाई होगा या 2n+1 पाई, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 2n+1 इंटू पाई। उस केस में पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो ये बात बेटा ध्यान रखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। और डार्क के लिए भी बता दिया। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और नॉर्मल एग्जाम्स में भी आते हैं। अगर मैं इसी तरह से आई मिनिमम देखूं तो बेटा यहां माइनस होगा, तो माइनस वाली आइडेंटिटी हो जाएगी के आर मिनिमम का स्केयर, और आर मिनिमम यहां पे होगा a माइनस बी। सो आई मिनिमम विल बी व्हाट? k इंटू a माइनस बी होल स्केयर। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी की टर्म्स में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा? वो यहीं से आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मुझे ये तो पता है ना कि आर स्केयर बराबर क्या है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस फाई। मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो के आर स्केयर इज इक्वल टू के ए स्केयर प्लस के बी स्केयर प्लस 2ab के कोस फाई। ये बेटा रिजल्टेंट की इंटेंसिटी हो गई, ये पहले वाले सोर्स की लाइट की इंटेंसिटी हो गई, ये दूसरे की हो गई, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 I1 I2 कोस फाई। तो अगर आपको दोनों जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटीज पता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पता है, तो जो रिजल्टेंट वहां पे जिस जगह पे फेज डिफरेंस फाई है वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।